ट्रेन कनकपुर में रुकी। एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरणार्थी कैंप। ट्रेन में टहलने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की, बस बस यहाँ से निकल जाऊँ, मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वह लड़की जिसका नाम मीना था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वो मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव आज़ादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। मीना, मैं मुक्त हो गई मैं उस नरक से। मीना एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती, तो कभी पुल का, तो कभी सुरंग बनाने का। मीना की माँ बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब मीना 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मीना, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही मीना अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। मीना 15 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। मीना की माँ जानकी उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। मीना, ये दवा पी ले। दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? जानकी, दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल होता है जितना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। फिर भी जानकी मीना की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन मीना की दूर की बुआ जानकी के घर आई। बुआ, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में मीना की बुआ मीना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। जानकी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मीना की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ, अरे जानकी, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है मीना की फ़ोटो। मीना उन्हें बहुत पसंद है। जानकी, और लेन देन? बुआ, फिर वही बात, अरे कहा ना, अभी लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में मीना को विदा कर दे। जब ज़िंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। जानकी का भी वही हाल था। उसे दिन तक मीना की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ, जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। जानकी, बेटी, हम दोनों के जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर मीना अपने पति राज के घर कनकपुर गई। राज के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। राज की माँ उर्मिला देवी बहुत ही कड़क मिजाज की औरत थी। जैसे ही मीना ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ मीना से कह दिया, उर्मिला, मीना, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, और घर ही नहीं, पूरे कनकपुर में उर्मिला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर मीना का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी।
शादी के पहले जब उर्मिला देवी मीना को देखने उसके घर गई थी तब और मीना ने उसके पाँव छुए थे तो उर्मिला, अरे तुम मेरे पाँव छुओगी बेटी, देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मीना बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूँगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में ज़रा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। मीना, ज़रूर बताऊंगी माँ जी। उर्मिला, और हाँ, ये लो 3 लाख है, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना, महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो और मैं भिजवा दूंगी। जानकी की तरह मीना को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसकी शादी कनकपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन मीना को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। राज शहर गया हुआ था और उस दिन उर्मिला देवी ने मीना को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। मीना, ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? उर्मिला, मीना, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। मीना, अरे अजीब जिद्दी हैं आप, क्या दिमाग ख़राब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे राज को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मीना की इस बात पर उर्मिला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक ज़ोरदार चाटा मीना के गाल पर मारा। उर्मिला, सुन, राज मेरा बेटा नहीं, वो मेरा प्यादा है, प्यादा। और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। उर्मिला देवी एक बदमाश औरत थी। कनकपुर में उसका काफ़ी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा राज पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन उर्मिला देवी ने नरक की तरह बना दिया था और जिसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की। उर्मिला, राजवंश, सुरेश, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सज़ा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वालों को दी गई है। उर्मिला के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। उर्मिला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। मीना उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में आई मीना पंचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक मीना के कमरे में गया। ग्राहक, अरे उर्मिला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो मीना कहाँ है? उर्मिला, मीना अपने कमरे में है। और कहाँ है? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर उर्मिला देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर मीना के कमरे में गई तो वो नदारद थी। उर्मिला, अरे मुफ्तखोरों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो मीना भाग गई। गुंडा, मीना भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर उर्मिला देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। मीना की तलाश शुरू हो गई, लेकिन मीना तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। मीना पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब उर्मिला देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, उर्मिला, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। उर्मिला बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं मीना पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन उधर मीना ने उर्मिला देवी के पूरे गिरोह को ख़त्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी।
उसने वहाँ से भागने से पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे निकल रही थी। एक रोज़ जब उर्मिला देवी के कहने पर उनका रसोइया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ और उर्मिला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। थैंक यू।